बहुत स्टूडेंट्स ना ये नोट नहीं करते, जब आपकी यूपीएससी की नोटिफिकेशन आती है तो उसके अंदर प्री का सिलेबस भी दिया होता है, और जो प्री का जो पॉलिटी का सिलेबस है उसमें क्या लिखा हुआ है, राइट्स इश्यूज, राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है पंचायत। ईडी कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है, डीआरआई कौन सी डिपार्टमेंट और रेवेन्यू इंटेलिजेंस वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, ये क्वेश्चंस ना नॉर्मली आपको पूछे जाते हैं। करेक्ट। इनकी इंफॉर्मेशन वैसे तो बेटा इंटरनेट पे मिल जाती है, लेकिन दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो फाउंड कॉन्संट्रेटेड इन जस्ट वन सोर्स, दैट्स द इंडिया ईयरबुक। एंड क्वेश्चंस लाइक दिस tell us about the importance of how important covering the India yearbook is, if not for mains, but at least for the prelims part. Members of UPSC are appointed by the President. Members of, if there is a Joint Public Service Commission, appointed by the President. Members of State Public Service Commission, appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister. But members of all public service commissions, whether the Union Public Service Commission, UPSC, or JPSC, Joint Public Service Commission, or State Public Service Commission, they are removed only by the President of India. ठीक है, और उसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं। This tells us the importance of reading NCERT Political Science 11th-12th books. ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं पूछी हुई ना बेटा, वो इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस वाली किताब है ना आपकी, NCERT की 11th-12th की आई थिंक, तो उसमें सारी दी हुई है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब टू ऑल ऑफ यू। आई एम एम पुरी, इंस्ट्रक्टर एंड गाइड फॉर पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस ऑन सारथी प्लेटफॉर्म। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? We'll be discussing the questions which have been asked on polity in the latest UPSC CDS paper. ठीक है। Now why this is important? वैसे तो आपको बेटा CAPF का एग्जाम के भी पेपर्स देखने चाहिए, CDS के भी देखने चाहिए, what kind of question the UPSC is asking, NDA के भी देखने चाहिए, वहाँ पे भी आपको पॉलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे ना थोड़ा सा ये पता लगता है कि what is the general direction in which the UPSC is thinking, and I can tell you, especially with respect to CDS, मैंने कई बार देखा है जो क्वेश्चंस आपके CDS के एग्जाम में आते हैं वो कभी ना कभी UPSC के एग्जाम में आए होते हैं, IAS के प्री के अंदर, और वाइस वर्सा ऑल्सो, वो रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, सो एक जनरल डायरेक्शन पता लगती है कि UPSC की थिंकिंग किस लाइन में जा रही है। और दूसरा, जैसे मैंने बोला कि जो CDS में क्वेश्चन आए हैं वो कई बार UPSC के IAS में भी आए होते हैं, कई बार उनका एक डिफरेंट वर्जन आया होता है, कई बार आइडेंटिकल क्वेश्चन आर रिपीटेड इन बोथ CDS एंड द UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आल्सो। ठीक है, चलिए तो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट क्वेश्चंस वर आस्क्ड दिस टाइम रिगार्डिंग पॉलिटी इन द लेटेस्ट CDS पेपर। चलिए पहला पकड़ लेते हैं। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन तो ना UPSC में भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट रेगुलर फीचर होता था पहले जमाने में, आजकल थोड़ा कम आता है, लेकिन फिर भी 3-4 साल बाद रिपीट हो ही जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, राइट? नॉट एग्जैक्टली दिस वन, बट समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया: सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रेसिडेंट्स हैव आल्सो सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट्स। तो बेटा ऑब्वियसली राधाकृष्णन जी वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, Zakir Hussain was also vice president before becoming president in 1967, but Neelam Sanjeeva Reddy was never vice president. He was a former speaker. ये स्पीकर रह चुके थे लोकसभा के, लेकिन ये फॉर्मर प्रेसिडेंट नहीं थे। तो अमंग दीज ओनली 2 of them have been vice president before they became president. तो obviously the answer is 2. अब बेटा यहां से आपको और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे who among the following have been chief ministers in the past before they became prime ministers, ये भी हो सकता है। who was a speaker before he became vice president, और speaker before he became president, etc. so all those permutation and combination वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, right? so this was still a relatively simple question, क्योंकि राधाकृष्णन जी तो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, जाकिर हुसैन जी भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे बिफोर ही बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1967, एंड इन फैक्ट ट्रेजिकली डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who died in office, that is in 1969, right? And Sanjeeva Reddy ji was obviously a former speaker, not a former president. So the answer is 2. 1 and 2 are correct. So this is the answer. चलिए आगे चलते हैं, let's move further, just a moment. इसके लिए नीचे थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ठीक है, सो मैं यहां पे रोक देता हूं, तो यू कैन जस्ट लुक एट द एक्सप्लेनेशन आल्सो लेटर, मोर और लेस द थिंग्स आई हैव सेड आर ऑलरेडी देयर ओवर हियर, करेक्ट? ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड। नाउ ये बेटा, इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रैक्टिस यू डू ना फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, और स्पेशली जब आप PYQs को अटेम्प्ट करते हो, जितने भी आप PYQs अटेम्प्ट कर लो, ये गलती ना स्टूडेंट फिर भी बार बार करते रहते हैं कि जहां पे इस नोट को पढ़ना भूल जाते हैं। ठीक है, और फिर वो करेक्ट ऑप्शन को माफ कर देते हैं। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है वेरी क्लियरली, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
is not correct. ये थोड़ा दिमाग में रखना, ये गलती बार बार होती है in spite of the fact that the students have been told कि जरा ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को, वो फिर भी कभी ना कभी ये गलती करके आ जाते हैं. ठीक है. So which of the following statements regarding fundamental rights are not correct? Okay, what does A say? They provide for equality of opportunity in matters of public employment. Absolutely correct under Article 16. Equality of opportunity in matters of employment, public employment that is. They guarantee freedom of conscience, free profession, practice and propagation of religion. That is under Article 25. Yes, that is correct. Freedom of religion का पहला आर्टिकल है ये. Next, they prohibit discrimination on grounds only of religion, race, caste. नहीं बेटा, not just religion, race and caste, even sex, even place of birth. ठीक है. और अगर आप आर्टिकल 16 में जाओगे तो वहां पे तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिसेंट भी डिसअलाउड है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेजिडेंस भी disallowed है in article 16. ठीक है. So the discrimination which is prohibited by the constitution by articles 15 and 16 include not just religion, race and caste but include sex, place of birth, plus if you go to article 16 वहां पे तो descent भी mentioned है और place of residence भी mentioned है. ठीक है. So this statement becomes incorrect. So not correct पूछा है तो this is the correct answer. The statement is incorrect, that is why it's a correct answer. They are all legally enforceable. Obviously, fundamental rights are legally enforceable, and for the enforceability of fundamental rights, you can approach even the Supreme Court directly under Article 32. ठीक है, चलिए, let's move further. Simple question number 3. Let's go further to question number 3. Okay, let's have a look over here. Okay, what is this? Just a moment. This is the same question with the explanation which is given over here. I'll stop it over here. इस explanation को आप दोबारा पढ़ सकते हो. ठीक है, more or less the things which I have explained are written over there. Okay, let's move further. Question number 3. आ जाइए. Consider the following statements. Just a moment. Let me get the pen on. Consider the following statements regarding the amendment procedure under Article 368 of the Constitution of India. Constitutional amendment bills can be introduced in either house of parliament. Absolutely correct. कोई मनी बिल थोड़ी है which can be introduced only in your Lok Sabha. I mean, constitutional amendment bills can be introduced in either Rajya Sabha or the Lok Sabha, in both houses. Secondly, a constitutional amendment bill should be passed in each house by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of the house present voting. Absolutely correct. बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. ठीक है. अब तीसरा स्टेटमेंट देखो. All constitutional amendment bills must be ratified by the legislature of not less than 1/2 of the state. ये तो गलत हो गया ना बेटा. ये हमारी कोई we are not America यार. अमेरिका में तो every amendment to the American Constitution has to be ratified by not just half, 3/4 of the states. 38 out of 50 states have to approve any amendment to the federal constitution, the national constitution of USA. Right? यहाँ पे है all constitutional amendment bills must be ratified by legislatures of not less than 1/2 of the states. Not all. There are some specific constitutional amendments which primarily deal with center-state relations, including provisions regarding Supreme Court and High Court, the manner of election of the president, distribution of legislative powers between the center and the states, distribution of your administrative powers, executive powers between the center and the states, including if you want to make changes to 279A, ये तो आपको पता ही होगा. This is the one that provides for the GST Council. तो अगर इसकी प्रोविजंस को भी चेंज करना है तो देन हाफ ऑफ द स्टेट्स रैटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. राइट. सो very few areas of the constitution which primarily deal with center state relations are the ones, federal relations are the ones which require the approval of half the number of states, in addition to the amendment being passed by majority of the total membership of the house and by a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting. ठीक है, चलिए. So these two are correct, 1 and 2. So the answer is A. Fine. अब नीचे इसके explanation मिल जाएगी आपको. Something which I've already explained to you, and there you go. ठीक है, चलिए. Okay. I can stop here if you want to freeze it here to read the explanation again, right? And then I can stop here as well. Fine. चलिए. Let's move further. Question number 4. Consider the following statements regarding qualification of a person for appointment as a judge of the Supreme Court of India. तो क्या क्वालिफिकेशन है जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की? आर्टिकल 124 में दी हुई है. ठीक है. द पर्सन हैज टू बी फॉर एटलीस्ट 5 years a judge of a high court or of 2 or more such courts in succession. Absolutely correct. सीधा सीधा लिखा हुआ है 124 आर्टिकल के अंदर. द और यहां पे और आएगा. The person has to be
for at least 10 years an advocate of an high court or of 2 or more such courts in succession. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. Or the person is in the opinion of the Chief Justice of India a distinguished jurist. ठीक है, ये गलत हो गया. The person is in the opinion of, यहां पे होना चाहिए President a distinguished jurist, not the Chief Justice of India. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई आपकी. ठीक है. अच्छा, अब बेटा ऐसा है कि I'll ask a very elementary question to you. What is the meaning of the term distinguished jurist in the context of appointment of judges of Supreme Court? इसका मतलब क्या है? मतलब कि एमिनेंट एडवोकेट, बेटा एडवोकेट की वाली क्वालिफिकेशन तो पहले ही यहाँ पे है, 10 years एन एडवोकेट. ये जो एमिनेंट जूरिस्ट की जो क्वालिफिकेशन है ना, कि दैट अ पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट इज एन एमिनेंट जूरिस्ट, उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है. ये हमने अमेरिका से बोरो की है. और यहाँ पे एमिनेंट जूरिस्ट का मतलब होता है एमिनेंट लॉ प्रोफेसर, एक बहुत रिप्यूटेड राइटर ऑन लॉ, अ वेरी रिप्यूटेड प्रोफेसर ऑफ लॉ हु हैज रिटन बुक्स ऑन लॉ, ऑब्जर्व द लीगल प्रोसेसेस ऑफ द कंट्री फॉर years and years, and he has served on the as head of department of law schools all across the country. Possibly he has done some degrees from outside the country also. He is a great intellectual in the field of law. Okay, so basically this particular provision was added to appoint at least one eminent law professor on the Supreme Court as a judge. Till date, no such eminent jurist has ever been appointed. No eminent law professor has ever been appointed as a Supreme Court judge. ठीक है, चल आगे चलें. तो ये आपकी ये पहली दो ठीक हो गई जी, ये गलत हो गई बिल्कुल आपकी. सो द आंसर इज 1 and 2 ओनली. देयर यू गो. ठीक है. अच्छा, नीचे ना कई बार आंसर थोड़ा सा वो गलत होगा. जो आंसर मैं यहां आपको दिखा रहा हूं वो करेक्ट आंसर है. ठीक है, ओके. सो लेट्स मूव फर्दर. 1 and 2 आर करेक्ट. This is incorrect because instead of Chief Justice of India, the expression here should have been the President of India. Let's move to the next question. That is the 5th question now. ठीक है जी, चलिए. Let's come to the 5th question. Okay. बेटा देखो, आपको बात बताऊं मैं एक. जब आप प्री की देखो, एज फार एज योर मेंस प्रिपरेशन इज कंसर्न, आपने जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का सिलेबस तो देखा होता है. बहुत स्टूडेंट्स ये नोट नहीं करते, जब आपकी यूपीएससी की नोटिफिकेशन आती है तो उसके अंदर प्री का सिलेबस भी दिया होता है. और जो प्री का जो पॉलिटी का सिलेबस है उसमें क्या लिखा हुआ है? राइट्स इश्यूज, राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है पंचायत. मतलब अब नेचुरली पंचायत के जो आर्टिकल्स हैं, लोकल बॉडी के जो आर्टिकल्स हैं, वो 240 से शुरू होते हैं, फिर ए बी सी डी जेड तक जाते हैं, फिर उसके बाद जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, बड़े लंबे हैं वो आर्टिकल्स. ठीक है, लेकिन बेटा थोड़ा सा उनको याद रखना पड़ेगा बिकॉज पंचायत से स्पेशली मेंशन्ड इन योर प्री सिलेबस ऑल्सो. ठीक है, एंड दैट इज माय इमेजिन दिस थिंग कि ये सीडीएस एग्जाम में ये बड़ा डिफिकल्ट टिपिकल क्वेश्चन आया है विच आइडली शुड नॉट बी आस्क्ड इन सीडीएस एग्जाम. बहुत ज्यादा डिटेल मांग रहा है, राइट. सो विच वन, ये क्वेश्चन क्या है? But for you people, this question is mandatory. You need to remember the basic articles of Part 9 and Part 9A, which give constitutional status to Panchayati Raj institutions and urban local bodies, that is municipalities, respectively. Okay. So, which one among the following pairs of articles and provisions with reference to Constitution of India is not correctly matched? Okay. 243A provides for Gram Sabha. There has to be a Gram Sabha for every Gram Panchayat. Absolutely correct. 243B provides for the constitution of panchayats. Absolutely correct. 243C provides for composition of panchayats. Absolutely correct. 243D provides for reservations. Reservations for women and SCs and STs in elected seats in panchayats at all level. So 243D does not deal with election to panchayats. Election to panchayats वाला article है 243K. ठीक है, that's the article that deals with elections, also provides for the constitution of the State Election Commission. So this is wrong and is not correctly matched. So naturally this becomes the correct answer, the 4th one. Correct. So पहली thing ठीक है, ये चौथा वाला गलत है because 243D carries provisions regarding reservation of seats in local bodies in Panchayati Raj institutions for women, SCs and STs. ठीक है जी, आगे चले. चलिए आ जाइए. देखिए यहाँ पे explanation दी हुई है कि it is actually the article 243K which talks about elections to the panchayat. Fine, let's move further. Okay, next question. Which among ये question तो बेटा सिविल सर्विस के प्री में बहुत बार आता है. ठीक है, let's have a look at this in one form or the other. Which one among the following items is not included in the state list of the Constitution of India?
यूपीएससी में बहुत बार आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द यूनियन लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज नॉट इन द कंकरेंट लिस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब देखो बेटा, ये तो थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये वाला क्वेश्चन फिर भी सिंपल है। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर तो स्टेट लिस्ट में है ही है, सब्जेक्ट नंबर 1 ही है वो तो। लैंड भी आपका स्टेट लिस्ट के अंदर है, नंबर 18। लोकल गवर्नमेंट तो बेटा दिमाग लगाओ यार, हर स्टेट का अपना स्टेट पंचायत लॉ होता है, हर स्टेट का अपना स्टेट म्युनिसिपल एक्ट होता है। तो उसका मतलब अगर हर स्टेट ने अपने अपने लॉज बना रखे हैं पंचायत के ऊपर, अपने अपने लॉज बना रखे हैं म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर, तो लोकल गवर्नमेंट तो वैसे भी बेटा स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट होगा ही। ये तो वैसे ही बाय इंटेलिजेंट गेस वर्क पता लग जाता है। एंड दिस इज एक्चुअली एंट्री 5 ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो एंट्री 18 ऑफ द स्टेट लिस्ट लैंड, एंट्री 1 ऑफ द स्टेट लिस्ट पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, एंड एंट्री 5 ऑफ द स्टेट लिस्ट लोकल गवर्नमेंट। बट इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज इन द कंकरेंट लिस्ट इन एंट्री 20। ठीक है, अच्छा एक और तरीका कहते हैं इसको सॉल्व करने का। आपने दिल्ली असेंबली के बारे में, ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव रेड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 239 AA एंड 239 AB। तो उसमें क्या लिखा हुआ है दैट द दिल्ली असेंबली विल हैव द पावर टू मेक लॉज ओवर ऑल सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट एंड द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट सब्जेक्ट नंबर 1। बड़े साफ सी बात है, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, वहां लिखा हुआ है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस नंबर 2 और उसके बाद लैंड नंबर 18। तो इसका मतलब वहां क्या लिखा हुआ है, दे विल हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन ऑल सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट सब्जेक्ट विच सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ठीक है, 1, 2 एंड 18 उस पर नहीं बना सकते। वो दिल्ली का अगर आपको याद हो तो आपको पता लग जाएगा ये सब्जेक्ट्स आपके स्टेट लिस्ट के अंदर ही मिलेंगे, राइट। इन एनी केस एज सेड ना, पब्लिक ऑर्डर तो वैसे भी आपका स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है, लैंड भी है और लोकल गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। दिस इज द ऑड वन आउट व्हिच इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट, सो दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर व्हिच इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, अब बेटा मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी सर, इतने सब्जेक्ट्स हैं आपके यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में एंड द स्टेट लिस्ट, डू वी नीड टू मेमोराइज ऑल दैट? इज दिस इवन अ क्वेश्चन वर्दी ऑफ बीइंग आस्क्ड? ठीक है, क्या आप कर भी सकते हो मेमोराइज उनको? दिस इज द वे टू डील विद दिस टॉपिक। क्या करना है आपने? नॉर्मली तो बेटा ये टॉपिक तब पूछा जाता है जब कुछ करंट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज हुई हो, तो तब स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। बट इन एनी केस, इफ आई आस्क यू रिगार्डिंग सम जनरल सब्जेक्ट्स, where do you think is defense? In which list is this particular subject or entry found? Obviously, you will say union list. Railways कहाँ है? यूनियन लिस्ट में होगा। फॉरेन अफेयर्स कहाँ है? भाई ऑब्वियसली यूनियन लिस्ट के अंदर ही होगा ये तो। दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और पुलिस कहाँ पे है? तो स्टेट लिस्ट के अंदर है। पब्लिक ऑर्डर कहाँ पे है? वो भी स्टेट लिस्ट के अंदर है। प्रिजन्स कहाँ पे है? वो भी स्टेट लिस्ट के अंदर है। लेकिन क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर ये दोनों कंकरेंट लिस्ट में है। एंड आर्म्स एंड एम्यूनेशन वो यूनियन लिस्ट में है। अब आपने सिर्फ ये काम करना है, एवरीबडी हैज अ जनरल आइडिया। जैसे होता है ना, जब किसी को वैसे भी पूछा जाए कि आप बताओ डिफेंस कौन सी लिस्ट में हो सकता है, नेचुरली यू विल से वो तो यूनियन लिस्ट में ही होगा यार। आर्म फोर्सेस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही काम करती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, तो आपको आइडिया होता है। गो थ्रू ऑल द 3 लिस्ट्स। As you are going through the list now, you will be able to identify certain subjects. You will be yourself shocked. अच्छा, ये यूनियन लिस्ट में है, मतलब अगर कोई पूछता तो शायद मैं बोलता ये स्टेट लिस्ट में है। तो वो जो ऑड सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं ना कि अच्छा आपको लगता था कि ये शायद स्टेट लिस्ट में होगा या कंकरेंट लिस्ट के अंदर होगा, तो उनको मार्क कर लो बस। क्योंकि बाकी तो बेटा गेस वर्क से पता लग ही जाता है कि डिफेंस तो वहां होगा ही होगा यूनियन लिस्ट में, रेलवेज भी आपका यूनियन लिस्ट के अंदर ही होगा। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स भी आपका यूनियन लिस्ट के अंदर होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपका यूनियन लिस्ट के अंदर ही होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। करेक्ट। हाँ, अब ये जो आपका लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर वाला सब्जेक्ट है ना, जो पुलिस एंड मैनेजमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी बड़ी ना एक स्कैटरिंग है तीनों लिस्ट के अंदर। जैसे मैंने बताया आपको, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर एंड ऑल्सो प्रिजन्स, ये तो पहले 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके भाई जो स्टेट लिस्ट के हैं, ये तीनों स्टेट लिस्ट में है। बट क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर, ये आपके कंकरेंट लिस्ट में है। और जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन है ये आपका यूनियन लिस्ट के अंदर है। मतलब देखो सारी चीजें डील करती हैं इन विद सम एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, प्रिजन स्टेट लिस्ट, criminal law, criminal procedure concurrent list, and arms and ammunition is in the union list. थोड़ी odd है, scattered है ये distribution. So I gave you the idea as to how to prepare for these kind of topics. So just go through the list on your own. मैं एक और example दे देता हूँ. Where do you think you will find in which list will you find a subject like mines and minerals? उसके लिए एक सेंटर का लॉ भी है, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957, isn't it there? Yes, it is there. तो दिमाग में आ जाता है कि माइंस एंड मिनरल्स तो फिर यूनियन लिस्ट में होगा या कंकरेंट लिस्ट में होगा। नहीं बेटा, माइंस एंड मिनरल्स इज इन द स्टेट लिस्ट। वेयर डू यू फाइंड इंडस्ट्रीज?
अगेन इन द स्टेट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स अगेन इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। ओके, सो ऐसे यूनिक सब्जेक्ट्स विच यू नॉर्मली वुड टेंड टू बिलीव कि आर इन द यूनियन लिस्ट लेकिन है स्टेट लिस्ट में, बस उन यूनिक चीजों को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है, बस उनको दिमाग में रखना है, ठीक है जी। चलिए आगे, लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसको रोक देता हूं यहां पे, इफ यू वांट टू रीड द फर्दर एक्सप्लेनेशन लेटर यू कैन डू दैट। ओके, चलिए लेट्स मूव हियर। ऑलराइट, सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज समथिंग यू शुड नो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। यू कैन सी दैट ये जो चारों आर्टिकल्स हैं, दीज डील विद स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्पेसिफिक स्टेट्स, राइट। तो which one among the following pairs of articles of the Constitution of India and special provisions given therein is not correctly matched? 371A, देखो स्पेशल प्रोविजंस कहां से शुरू होती हैं? ये शुरू होती है 371 से लेके, पहले 370 भी होता था, वो जम्मू कश्मीर का, वो तो खत्म हो गया है। 371 से लेके दे गो अप टू 371J, ठीक है, वो कर्नाटका के लिए स्पेशल प्रोविजंस है, राइट। सो 371A स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ नागालैंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। 371B स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ असम, ये भी ठीक है। 371C स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मणिपुर, ऑल्सो करेक्ट। 371D स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ नॉर्थ सिक्किम, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। सिक्किम वाली जो स्पेशल प्रोविजंस है वो 371F में है, ठीक है। सो 371D यहां पे रॉन्ग है, ये आपको थोड़े मेमोराइज करने पड़ेंगे। इस पे आपको सिविल यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर भी ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार, नॉट इन द रिसेंट मेमोरी, नॉट इन द रिसेंट पास्ट, लेकिन 2 बार एक क्वेश्चन आ चुका है, राइट। ओके, लेट्स मूव फर्दर, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन है यहां पे, यू कैन हैव अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन, राइट। ओके, चलिए। Now this question tells us the importance of how important reading the India yearbook is. जैसे आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था, वो ईडी कौन सी डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है, डीआरआई कौन सी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, और उन्होंने 2-4 बॉडीज का नाम दिया था इस तरह का, राइट। ये क्वेश्चन ना नॉर्मली आपको पूछे जाते हैं, करेक्ट। इनकी इंफॉर्मेशन वैसे तो बेटा इंटरनेट पे मिल जाती है, लेकिन this information is also found concentrated in just one source, that's the India yearbook. And questions like this tell us about the importance of how important covering the India yearbook is, if not for mains but at least for the prelims part, ठीक है। चलिए, ये सारा India yearbook से क्वेश्चन है, करेक्ट। So which of the following are administered under the Ministry of Defense? Territorial Army, इसमें सिविलियंस होते हैं नॉर्मली जो आर्मी को असिस्ट करते हैं ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट, ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते कॉम्बैट के अंदर, पर सिविलियंस होते हैं हु कैन बी लाइक कपिल देव इज अ पार्ट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। आई थिंक सचिन तेंदुलकर वाज आल्सो गिवन द रैंक ऑफ ऑनररी कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। हाइड्रोग्राफिक सर्विस एंड प्रिपरेशन ऑफ नेविगेशनल चार्ट्स, ये बेटा नेवी करती है, बिल्कुल, नेवी का एक विंग है। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, ऑब्वियसली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, and all matters relating to Coast Guard organization also under the Ministry of Defense. So the answer is ये चारों ही Ministry of Defense के अंदर हैं, all 4। चलो, CDS का पेपर है, उन्होंने डिफेंस पे क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़ा बनता भी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे, all 4 are correct in this, and you can see some information over here also if you want to about territorial army क्या होती है, ये हाइड्रोग्राफिक सर्विस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, that basic information is given over here, right? Like let's proceed further now. Question number 9. Let's have a look. Consider the following statements about the power of the governor of a state. The governor has the power to appoint the advocate general. Yes, Article 165 में governor appoints the advocate general, but on the advice of the council of ministers, the chief minister. Okay. Advocate general holds office during the pleasure of the governor, which means the chief minister only, but technically yes, under Article 165, he holds office during the pleasure of the governor. ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आगे, मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट अगेन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। अब ये तीनों ठीक हो गए आपके, ठीक है। अब ये लास्ट रह गया, मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। देखो बेटा, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ इफ देयर इज अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, members of state public service commission appointed by the governor on the advice of the chief minister.
but members of all public service commissions, whether the Union Public Service Commission (UPSC) or JPSC (Joint Public Service Commission) or State Public Service Commission, they are removed only by the President of India. ठीक है, और उसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं है. और रिमूवल के ग्राउंड्स बहुत सारे हैं. रिमूवल कैन बी ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर. मिसबिहेवियर इज अ मोर टेक्निकल टर्म फॉर वेल अनएथिकल कंडक्ट, करप्शन वगैरह हो गई. ठीक है, और ही बिकम्स इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, और ही इज सफरिंग फ्रॉम सम इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड. थोड़ा he is suffering from such disabilities which come in the way of his proper functioning, efficient, effective functioning as a member or chairperson of a public service commission. ठीक है, और he is engaging in some paid employment outside the duties of his office. इन grounds पे remove हो जाते हैं. ठीक है, but on one of these specific grounds, that is misbehavior, ये वाला, if any public service commission member has to be removed, whether of the UPSC or of JPSC or of State Public Service Commission, the President must send a reference to the Supreme Court of India. Supreme Court of India will then investigate the allegations against that person, and if the Supreme Court of India finds that the allegations are correct, so then of course the person, the member of the Public Service Commission can be removed by the President. ठीक है, so in all three cases, whether UPSC member, Joint Public Service Commission members, or for State Public Service Commission members, the appointing authorities may be different, but the removing authority is always the President, and in the removal process, Governor is not involved at all, not on the report of the Governor, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई. So the right answer is D, 1, 2 and 3. And mind you, only when a member of Public Service Commission, any Public Service Commission, whether it is UPSC, State Public Service Commission or Joint Public Service Commission, in either of these cases, if the person is to be removed on this ground, इस ground पे remove होना है, misbehavior पे, तो फिर रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट जाती है. लेकिन जो बाकी ग्राउंड्स पे जो रिमूवल की प्रोसेस है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व नहीं है. देयर द प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, चलिए आगे. लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10. आ जाइए आगे. ओके, ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं जो यहां दूंगा वो ठीक है, नीचे शायद गलत मार्क किया हुआ है, तो यहां पे फोकस कीजिए. Which of the following statements is not correct? Okay. Now, this tells us the importance of reading NCERT Political Science 11th 12th books. ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है पूछी हुई ना बेटा, वो इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस वाली किताब है ना आपकी, NCERT की 11th 12th की आई थिंक, तो उसमें सारी दी हुई है इन्फॉर्मेशन. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. चौधरी चरण सिंह फाउंडेड द भारतीय क्रांति दल. एब्सोल्युटली करेक्ट. चौधरी चरण सिंह के साथ जिस पार्टी का नाम सिनोनिमस है, that is actually Bharatiya Lok Dal. But in 1967, Chaudhary Charan Singh also founded the Bharatiya Kranti Dal. ठीक है, लेटर उन्होंने उसको मर्ज कर दिया था एंड इन द लेट 1970s, एंड देन ही ऑल्सो वाज द फाउंडर ऑफ द भारतीय लोक दल. ठीक है, चलिए आगे. Jagjeevan Ram was a member of the Constituent Assembly. Absolutely correct. He was also a former Deputy Prime Minister and one of the longest serving cabinet ministers of India. But he was always in the Union Cabinet. I mean a person who has served for almost 30 years in the Union Cabinet. Okay, 30 years he was a cabinet minister. Right. So one of the longest service cabinet ministers. Morarji Desai was the Prime Minister of India from 77 to 1980. ये गलत हो गया. He was Prime Minister from 77 to 79. Early 79. तो ये गलत हो गया आपका. ठीक है. जयप्रकाश नारायण वॉज द फाउंडर, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो आपकी 1934 में फॉर्म हुई थी. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑल थ्री आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Morarji Desai was the Prime Minister of India from 77 to 1980. He was Prime Minister up to 1979. तो बहुत लोगों को ना यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. चौधरी चरण सिंह फाउंडेड द भारतीय क्रांति दल, बिकॉज चौधरी चरण सिंह के साथ हमेशा कौन सी पार्टी को ज्यादा सिनोनिमस किया जाता है? आई मीन विच पार्टी इज सिनोनिमस विद द नेम ऑफ चौधरी चरण सिंह? भारतीय लोक दल. बट इन द लेट 60s, 1967 टू बी प्रिसाइज, ही ऑल्सो फाउंडेड द भारतीय क्रांति दल. कहाँ पे इंफॉर्मेशन है? वही मैंने बताया ना बेटा, द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग NCERT 11th 12th पॉलिटिकल साइंस बुक्स. ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें इंफॉर्मेशन आपके ये दी हुई है. ठीक है जी. ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर. चलिए आगे, मूव फर्दर नाउ. आ जाइए यहां पे. ओके, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. आई थिंक सारे आंसर कर लोगे यार ये तो. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज करेक्टली पेयर्ड विद द ईयर ऑफ द इनैक्टमेंट? Consumer Protection Act
बेटा 2019 का है, अभी रिसेंटली रिप्लेस हुआ था बिकॉज द अर्लियर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज फ्रॉम 1986 और उसको रिप्लेस किया था विद द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 2019. ठीक है, तो ये हो गया गलत. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एवरीबडी नोज इट इज 2005, गलत हो गया. नीचे वाला पढ़ लेते हैं, ये पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का है. बस एक ही बचा उसके बाद तो यही करेक्ट है फिर तो. बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स, इसको हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी कहते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006. सो द आंसर इज सी. ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. द आंसर इज सी. सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड गेट दिस करेक्ट. राइट, ओके, लेट्स मूव फर्दर. नॉट मच एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हियर. चलिए, ओके, लेट्स कम टू द 12th question now. Which of the following statements related to the National Commission for Backward Classes are correct? It's a constitutional body. Yes, the NCBC now has become NCBC has now become a constitutional body and there is a dedicated article for it, 338B. उसके अंदर इसको constitutional status दिया हुआ है. And in 2018 by the 102nd Amendment Act, they were given constitutional status. ठीक है. Then the National Commission for Backward Classes Act 1993 has been repealed. Yes, it has been repealed, मतलब खत्म कर दिया गया है. Before becoming a constitutional body, since 1993, the National Commission for Backward Classes was a statutory body. That is a body created by law passed by Parliament. ठीक है, तो statutory body थी, legal body थी, लेकिन constitutional status नहीं था. Constitutional status उसको 2018 में दिया गया. ठीक है, चलिए, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हो गए. The Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेड्स द कमीशन. ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है. ठीक है, आई मीन इफ यू लुक एट द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द मेंबरशिप एंड कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कॉन्स्टिट्यूशन सेज द सेम थिंग दैट द एनसीबीसी shall consist of a chairperson, a vice chairperson and 3 other members and they shall be appointed by the president on the advice of obviously the council of ministers, the government of India. तो कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, बट यूजुअली sitting or retired Supreme Court, High Court judge are made chairpersons of bodies like NCBC. ठीक है, ये एक this is just a convention, it's not a law anymore, right? So the Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India heads the commission. This is not correct, क्योंकि जो आर्टिकल 338 है which talks about the NCSC, National Commission for SCs, 338A which talks about the National Commission for STs and 338B which talks about NCBC, तीनों की जो कॉम्पोजिशन की प्रोविजन सेम है. क्या कॉम्पोजिशन है? It shall either of them shall consist of a chairperson, a vice chairperson and 3 other members and they shall be appointed by the president under warrant and seal of the president and obviously they'll be appointed on the advice of the government of India. So no such requirement that the Secretary of Ministry of Social Justice of Government of India shall be the chairperson of the commission. So this is wrong. 1 and 2 is correct. So A is correct. Okay. Let's come to question number 12 now. Okay, a simple question. I think everybody would be able to answer this question. Not a difficult one. Which of the following acts behavior shall amount to sexual harassment as per the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. Okay, this act actually replaced those famous Vishaka guidelines, which with respect to protection of women from sexual harassment, which were given by the Supreme Court back in 1997. तो Supreme Court ने अपनी guidelines दी थी. अब उन guidelines को काफी ज्यादा तो इनकॉर्पोरेट भी कर लिया गया इस लॉ के अंदर, बट उन गाइडलाइंस को अब रिप्लेस करके अब लॉ आ गया है. ठीक है, अब इसके अंदर व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर अमाउंट्स टू सेक्सुअल हरासमेंट? वर्बल रिमार्क्स ऑफ सेक्सुअल नेचर, एब्सोल्युटली यार, बिल्कुल सही बात है. नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, एब्सोल्युटली करेक्ट. फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, ऑल्सो करेक्ट. तीनों ही इसके अंदर, ये तो वैसे ही यार समझ आ जाता है, तीनों ही सेक्सुअल हरासमेंट के मैनिफेस्टेशंस हैं, राइट? सो ऑल 3 आर करेक्ट, 1, 2 and 3. ठीक है, चलिए आगे. Simple question. Back, you can have a look here. There is some explanation here. You can have a look at the explanation. चलिए आइए ध्यान पे. अब बेटा ये क्वेश्चन ना आजकल यूपीएससी में कम आता है, सिविल सर्विस में कम आता है, लेकिन आता है. ठीक है, आई थिंक यू आर ऑल फेमिलियर विद समथिंग कॉल्ड द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस. इसको कई बार वारंट ऑफ प्रेसिडेंस भी कह देते हैं. मतलब दिस इज एक्चुअली द पैकिंग ऑर्डर. ओ अच्छा वर्ड है, यूज किया कीजिए इसको, पैकिंग ऑर्डर.
ऑफ ऑफिशियल पोजीशंस इन इंडिया। मैं आपको समझाता हूँ, ये बेसिकली फॉर्मल ओकेजन्स के लिए यूज किया जाता है। मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ। लेट अस से आपको एक मौका मिलता है कि यू हैव टू एड्रेस अ वेरी इंपॉर्टेंट गैदरिंग, और उस गैदरिंग के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बैठे हुए हैं, कुछ फॉर्मर प्रेसिडेंट भी बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी बैठे हुए हैं, गवर्नर्स भी बैठे हुए हैं, आम लोग भी बैठे हुए हैं। तो हाउ विल यू स्टार्ट द एड्रेस? माय डियर फ्रेंड्स, और मिस्टर गवर्नर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्रेसिडेंट, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। हु इज द सीनियर मोस्ट डिग्निटरी ऑफ दिस कंट्री? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद कौन है? फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो इसी को कहते हैं पैकिंग ऑर्डर। पैकिंग ऑर्डर होता है द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी। ठीक है, दिस इज नॉर्मली यूज फॉर फॉर्मल ओकेजन्स। ठीक है, दैट इज देयर, राइट। अब उस पैकिंग ऑर्डर के अंदर कोई 25-30 पोजीशंस डाली गई हैं जो आपका टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स है। आपको कहाँ मिलेगा? आप गूगल कीजिए, यूनियन होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट खुल जाएगी, वहां पर आपको पूरा टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स मिल जाएगा। अब यहां पर क्या पूछा गया है? Arrange the following dignitaries in the correct sequence with respect to their rank precedence as per the table of precedence approved by the President of India। क्या है इनके रैंक? ठीक है, तो यहां पे देखते हैं। पहले तो बेटा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका 6th रैंक है। गवर्नर्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, रैंक अलग होता है। अगर आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट है तो रैंक अलग है उनका। ठीक है, गवर्नर्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स 4th रैंक। ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स 5th रैंक। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दिस इज 5A, मतलब 5th से नीचे हो गया। ठीक है, आप कर लीजिए कौन ऊपर है कौन नीचे है। ठीक है, 2 सबसे ऊपर, उसके बाद 3 ये फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, फिर 4 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फिर 6th इज योर द लास्ट वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो द आंसर इज B, 2, 3, 4, 1। एक काम करना, जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स के अंदर जो कम से कम पहली 10-12 पोजीशन है ना, उनको एक बार याद रख लेना, वो जरूरी है। ठीक है, उसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन ना बहुत बार आता था, अभी ना कुछ 3-4 साल से तो मैंने देखा नहीं है, बट इट कैन बी रिपीटेड अगेन। पहले तो बहुत रेगुलरली ये क्वेश्चन रिपीट होता था। ठीक है, आई थिंक दैट इज जस्ट अबाउट ऑल। इसका आंसर भी ना नीचे बेटा गलत दिया हुआ है। जो मैंने आंसर लिखा है आपको बी वाला, ये करेक्ट है, इसको बस करेक्ट कर लेना। यहां पे गलत आंसर दिया हुआ है। I think that's just about all. So these questions appeared in the CDS paper this year and the latest CDS paper, and I hope the discussion was fruitful for you. And please make sure India Yearbook you do properly. Please make sure NCERT की आप वो जो political science की जो 11th-12th की text books हैं उनको भी आप complete कीजिए। You can see there so many questions are asked from there, and some questions were not really the kind which you would expect just in CDS paper, the kind which are normally asked in the UPSC Civil Service pre-exam also। ठीक है, so ऐसी एक series हम अभी next करेंगे with respect to the questions on polity which have been asked in the CAPF examination। Well, till then, well, goodbye and thank you.